नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलखाड़ू, जबलपुर से। बच्चों, आज अपना टॉपिक है अध्याय 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें आज के भाग में हम डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें इनका सबसे पहले रहेगा डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय, उनका आवर्त सारणी में स्थान, तत्वों के सामान्य गुण और कुछ उनके यौगिक और अभ्यास प्रश्न। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पूर्व ज्ञान है कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इसमें एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व शामिल हैं। बच्चों, आवर्त सारणी के संपूर्ण तत्वों को 4 कक्षकों में बांटा गया है। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। ये कक्षक जो है वो परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है उस आधार पर इनको समूह में बांटा गया है। अब हम डी कक्षक या डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये डी ब्लॉक के तत्व जो हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्वों को एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। संक्रमण तत्वों की परिभाषा है वे तत्व जिनके परमाणुओं में n-1 अर्थात अंतिम से पूर्व कक्ष का डी उपकक्ष परमाणुीय या आयनिक अवस्था में आंशिक पूर्ण हो या आंशिक भरा हुआ होता है, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब संक्रमण तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान। इन संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी है 3D श्रेणी, जो कि आवर्त 4 में उपस्थित है। ये है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। इसमें एक टेबल भी दी गई है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। 4 श्रेणियां हैं, 4 आवर्त हैं, जिसमें कि 4 श्रेणियां दिखाई गई हैं। इसमें आवर्त 4 में प्रथम श्रेणी, जिसे 3D श्रेणी कहा गया है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D 1 to 10, 4s 1 to 2। फिर इसके बाद आवर्त 5 में दूसरी श्रेणी है, जो कि इट्रियम से कैडमियम तक है, जो कि हम सारणी द्वारा इसको दिखा सकते हैं। इस श्रेणी को द्वितीय श्रेणी कहा गया है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4D 1 to 10 और 5s 1 to 2। इट्रियम से कैडमियम तक के जो तत्व हैं उनके परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी में प्रदर्शित किए गए हैं। फिर इसके बाद है तृतीय श्रेणी, जिसे आवर्त 6 में तृतीय श्रेणी 5T श्रेणी भी कहा गया है। इसको भी हम आवर्त सारणी के द्वारा दिखा सकते हैं, परमाणु क्रमांक और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी है, जो कि एक्टिनियम 89 से शुरू होती है और कॉपरनीशियम 112 तक है। दी गई सारणी में सभी तत्वों के चतुश्रेणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाए गए हैं। इसके बाद है संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। इसमें सबसे पहला है परमाणु त्रिज्या। किसी भी श्रेणी में जब हम परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों को देखते हैं तो उस श्रेणी में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है बाएं से दाएं जाने पर,
तो संक्रमण श्रेणी में किसी भी तत्व के परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, क्योंकि उसका नाभिकीय आवेश जो है लगातार बढ़ता जाता है। इसमें हम प्रथम सीरीज में यदि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक इस टेबल में परमाणु त्रिज्या का आकलन करते हैं तो हम देखते हैं कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक परमाणु त्रिज्या का मान लगातार कम हो रहा है। इसी तरह इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक दूसरी सीरीज में भी परमाणु त्रिज्या का मान कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्रियम का 180 पिकोमीटर है, जबकि कैडमियम का 154। फिर दूसरा संक्रमण तत्व का गुण है आयनिक त्रिज्याएं। जैसे जैसे किसी भी संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ने से उसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे धनायन का आकार, धनावेश बढ़ेगा धनायन पर, तो उसकी त्रिज्या कम होती जाएगी। आयन पर नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण आयनिक त्रिज्याएं कम होने लगती हैं। आयनिक त्रिज्या को भी इस सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यदि तत्व M2+ ऑक्सीकरण स्टेट में है तो उसकी आयनिक त्रिज्या का मान अधिक होगा, और यदि ऑक्सीकरण स्टेट M3+ कंडीशन में है तो उसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम होता है। अर्थात आयन पर धनावेश की संख्या बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है। इसके बाद तीसरा गुण है संक्रमण तत्वों का परमाणु आयतन तथा घनत्व। बाएं से दाएं श्रेणी में जब हम देखते हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आयतन कम होता जाता है, जिसके कारण परमाणु की त्रिज्या कम होती जाती है, लेकिन घनत्व जो है उसका बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। इसके बाद चौथा गुण है गलनांक और क्वथनांक। संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होते हैं, क्योंकि इनका घनत्व अधिक होता है, और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है इनका गलनांक क्वथनांक कम होता जाता है। पांचवा गुण है धात्विक गुण। सभी संक्रमण तत्व धातु होती हैं और इनमें सभी में धातुओं के लक्षण पाए जाते हैं। ये सभी धातुएं कठोर होती हैं, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और ये सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर इसके बाद छठवां गुण है आयनन ऊर्जाएं। आयनन ऊर्जा मतलब जितनी अधिक कठिनता से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन परमाणुओं की आयनन ऊर्जा उतनी ही अधिकतम होती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि संक्रमण तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका नाभिकीय आवेश बढ़ता है और त्रिज्याएं कम होती जाती हैं, जिससे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है और आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसमें आयनन ऊर्जाओं को प्रदर्शित करने के लिए श्रेणियों के आधार पर आयनन ऊर्जाओं का वर्णन किया गया है। जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जब हम देखते हैं तो स्कैंडियम का आयनन विभव सबसे कम है और जिंक का सबसे अधिक है। फिर इसके बाद इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक जब हम देखते हैं आयनन विभव, तो इसमें इट्रियम का सबसे कम है 616 और कैडमियम का 876 सबसे अधिक। सातवां है इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जिसमें लगभग सभी संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं जिंक को छोड़कर। इसमें स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाएं 1 से अधिक होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए FeCl2 जिसमें आयरन की संयोजकता 2 है, लेकिन जब हम FeCl3 देखते हैं, FeCl3 यौगिक देखते हैं तो इसकी संयोजकता 3 होती है। इस तरह आयरन जो है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था को भी हम सारणी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अध्ययन किया है।
जिसमें कि स्कैंडियम की +2 और +3 है, टाइटेनियम की +2 +3 +4, वेनेडियम की +2 +3 +4 +5, क्रोमियम की +1 से लेकर के +6 तक है, मैग्नीज की +2 +3 +4 +6 और +7 है, और उसके बाद लगातार आयरन, कोबाल्ट और निकेल, कॉपर तक कम होती गई है, और जिंक की मात्र +2 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर प्रदर्शित है। फिर इसके बाद दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रेणी के भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इसमें एट्रियम और से कैडमियम तक, एट्रियम की मात्र 1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 और कैडमियम की +2 प्रदर्शित की गई है, यानी कि एट्रियम और कैडमियम +3 और +2 क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बाकी के जिरकोनियम से लेकर के सिल्वर, ये सभी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जिसमें लैंथेनम एकमात्र तत्व है जो कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, और बाकी हाफनियम से लेकर के मरकरी तक सभी तत्व जो हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। संक्रमण तत्वों का एक और गुण है रंगीन आयनों का निर्माण। इसका कारण भी इसका अपूर्ण डी कक्षक का होना और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, जिसके कारण ये रंगीन आयन बनाते हैं, और इनमें डी ट्रांजिशन के कारण रंगीन आयनों का निर्माण होता है। लेकिन जिन ऐसे आयन भी होते हैं जिनमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान समान होता है, तो उन आयनों का रंग भी लगभग समान होता है। जैसे प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्वों में हम देखते हैं तो स्कैंडियम और टाइटेनियम, स्कैंडियम का +3 आयन और टाइटेनियम का +4 आयन, जिसमें 3D में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये रंगहीन होता है। जबकि टाइटेनियम 3+ जो है वो 3D1 इलेक्ट्रॉन रखता है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और उसका रंग होता है गहरा बैगनी। वेनेडियम 3+ जो आयन जो है वो डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और जिसके कारण वो हरा रंग प्रदर्शित करता है। वेनेडियम 2+ और क्रोमियम 3+ दोनों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, यह बैगनी रंग प्रदर्शित करता है। मैग्नीज 3+ आयन के रूप में होता है और इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और इसका रंग बैगनी होता है। Fe3+, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और इसका रंग पीला होता है। मैग्नीज 2+ के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। Fe2+ के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हरा रंग प्रदर्शित करेगा। कोबाल्ट 2+ के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, यह गुलाबी रंग दिखाता है। और निकेल 2+ के पास 3D8 यानी कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हरा रंग प्रदर्शित कर रहा है। कॉपर 2+ के पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नीला रंग प्रदर्शित करता है। किंतु लास्ट में अंत में जो है कॉपर प्लस और जिंक 2+, इसके पास डी में पूर्णतः भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो ये रंगहीन आयन प्रदर्शित करता है। फिर संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 2 प्रकार के गुण होते हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे भी हम सारणी द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे स्कैंडियम में डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो इनका आघूर्ण 0 होता है। जबकि टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण 1.75 है। और अंत में जिंक का तया भरा हुआ है, जिंक का ऑर्बिटल, जिसमें D10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी 0 है।
फिर इसका अगला जो गुण है संक्रमण तत्वों का संकुलों का निर्माण, यानी कि ये तत्व जो हैं वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। चूँकि ये तत्व धनात्मक आवेश युक्त होते हैं और इनका आकार छोटा होता है, इसलिए उच्च धनावेश के कारण ये आसानी से लिगैंड द्वारा दी गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिर संक्रमण तत्वों का एक विशिष्ट गुण होता है उत्प्रेरकीय गुण। ये विभिन्न अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं संक्रमण तत्व। जैसे कुछ अभिक्रियाएं जिनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम, जो कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है। और हैबर विधि में आयरन का उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। एक और इसका महत्वपूर्ण उपयोग है असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को संतृप्त कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए निकेल चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अंत में इसका एक महत्वपूर्ण गुण मिश्र धातु निर्माण का है कि संक्रमण धातुएं जिनके परमाणुीय आकार लगभग समान होते हैं, वे धातुएं आपस में मिश्रित होकर के संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। ये मिश्र धातुएं कठोर, मजबूत, संक्षारण प्रतिरोधी और उच्च द्रवणांक वाली होती हैं। इनके कुछ उदाहरण जिसमें हम पीतल, कांसा और इस्पात के रूप में देखते हैं कि ये सभी धातुएं जो हैं वो मिश्र धातु हैं। इस प्रकार संक्रमण धातुओं की विशेषताएं हमने देखी, सामान्य गुण देखे। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि संक्रमण धातुएं जो हैं वो आंशिक रूप से डी ऑर्बिटल इनके पूर्ण होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं और इनमें प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होता है। उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। कई प्रकार की मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। ये धातुएं मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली होती हैं। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये धातुएं कठोर होने के साथ इसमें एक अपवाद भी है, जैसे मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अन्य धातुओं की अपेक्षा कुछ कम क्रियाशील होती हैं। ये संक्रमण तत्व या धातुएं रंगीन आयन प्रदर्शित करते हैं। ये अधिकांश अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण के साथ साथ परिवर्ती ऑक्सीकरण संयोजकता दर्शाते हैं तथा जटिल यौगिक बनाते हैं। इसके साथ साथ संक्रमण धातुओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे टेंटेलम धातु जो है वो संक्षारण प्रतिरोधक होने के कारण हड्डियों को जोड़ने वाली कील बनाने में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार अत्यधिक गलनांक होने के कारण टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और मॉलिब्डेनम भारी धातु होने के कारण एक्स किरणें उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार टाइटेनियम और नियोबियम की एल्यूमिनियम या टिन के साथ मिश्र धातु बनाकर उच्च शक्ति वाली मिश्र धातु बनाई जा सकती है और इसका उपयोग हवाई जहाज में किया जाता है। फिर संक्रमण तत्वों के कुछ यौगिक हैं, महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके कुछ सामान्य गुण और उपयोग। सबसे पहले है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। इसके भौतिक गुण हैं, यह नारंगी लाल रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में कम विलेय किंतु गर्म जल में विलेय होता है। इसका गलनांक 396 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको गर्म करने पर K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। कास्टिक क्षार की क्रिया कराने पर पोटेशियम क्रोमेट मिलता है। फिर लेड नाइट्रेट की क्रिया कराने पर लेड क्रोमेट प्राप्त होता है। और इसके ऑक्सीकारक गुण हैं
इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है क्लोराइड के क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में। इसके अलावा इसके उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में है आयतन मिति विश्लेषण में, क्रोम टैनिंग में और रंगाई और छपाई में। दूसरा यौगिक है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र है KMnO4। यह मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोगी संकुल है। इसको बनाने की विधि है पोटेशियम मैग्नेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया से पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। इसके भौतिक गुण हैं, यह एक पर्पल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा जल में विलेय होता है। गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है तथा सल्फर, चारकोल और KMnO4 का समांगी चूर्ण गर्म करने पर जलता है और रगड़ने पर विस्फोट करता है। परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस विलयन में ऑक्सीकारक का कार्य करता है। फिर क्षारीय विलयन में KMnO4 का गुलाबी विलयन हरा हो जाता है। फिर इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के उपयोग हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसका आयतनात्मक विश्लेषण में उपयोग होता है। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण उपयोग है KMnO4 का, और संक्रमण रोधी के रूप में भी KMnO4 का उपयोग किया जाता है। अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, जैसे संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। जैसे हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है, विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन के D कक्षा का पूर्ण होते हैं उन्हें D ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1210 और NS12 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन संक्रमण तत्वों को S और P ब्लॉक के मध्य रखा गया है। इसके अलावा इनको 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। फिर अगला प्रश्न है इसमें संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, जिसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जिसमें परमाणु त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु का आयतन घनत्व, गलनांक क्वथनांक, आयनन ऊर्जा, धात्विक गुण, मिश्र धातुओं का निर्माण, संकुल का निर्माण, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, और रंगीन आयन किस तरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, संक्रमण धातुओं के इस प्रकार सभी लक्षणों को, सभी गुणों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं और इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो इन सभी को हमको अभ्यास प्रश्न में शामिल करना है। फिर इसमें इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को मुद्रा धातु या सिक्का धातु क्यों कहा जाता है, और जिंक, कैडमियम और मरकरी रंगहीन या सफ़ेद क्यों होते हैं, और इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों पाई जाती है। फिर संक्रमण धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। इसको बनाने की विधि, इसके अलावा इसके गुणधर्म थे, प्रमुख गुण, ये नारंगी या लाल रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठंडे जल में अल्प विलेय किंतु गर्म जल में पूर्णतः विलेय हो जाता है। ऊष्मा के प्रभाव से इसमें पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तन होता है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण देता है, जो कि क्लोराइड का महत्वपूर्ण परीक्षण है। इसमें ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी करनी है। इसके अलावा जो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण है उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, उसको भी हमको करना है। इसके उपयोग पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक। फिर पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, इसको बनाने की विधि भी हम पढ़ चुके हैं, और इसके गुण
यह गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलेय होता है। इसके ऑक्सीकारक गुण उदासीन विलयन में अभिक्रिया, फिर क्षारीय विलयन के साथ अभिक्रिया, अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया और इसके उपयोग, इसका प्रयोगशाला में उपयोग तो बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीकारक के रूप में, किंतु एक महत्वपूर्ण उपयोग और भी है जो कि पानी को शुद्ध करने में कुओं और तालाबों में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करना है और इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी हल करना है। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।